तो अगर ईरान के हाथ ये अगर मिसाइल लग गई तो आप समझ लें कि इजराइल अमेरिका को नेवल वॉरफेयर में बहुत ही ज्यादा चैलेंज हो जाएगा। ये किसी भी हाल में ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं आना चाहिए किसी भी हालत में, क्योंकि 6 से 7 अमेरिकी प्रेसिडेंट सोते रहे, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। इनको मिसाइल अटैक्स करने पड़ेंगे, ड्रोन के हमले करने पड़ेंगे, नेवी से हमला करना पड़ेगा। ये बेसिकली जो मिसाइल है CM-302 ये एयरक्राफ्ट कैरियर्स को बर्बाद करने के लिए है। भारत भी 2 कदम पीछे हट गया कि भाई हमने अमेरिका के साथ अब फूक फूक के ही कदम रखेंगे, क्योंकि वो अपने ही इंटरेस्ट के लिए सब कुछ कर रहा है, बाकी किसी का कुछ लेना देना नहीं है। नमस्कार। इन क्षेत्र में आपका स्वागत है। मैं राव अख्तर पांडे। अमेरिका ने ईरान पर हमला करना अभी बंद कर रखा है, लेकिन जिस तरह से मिडिल ईस्ट में घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है, यह समझना बहुत जरूरी है कि मिडिल ईस्ट में कुछ बड़ा होने वाला है। दरअसल हाल के दिनों में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिनको समझना बहुत जरूरी है। जैसे अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की मीटिंग हुई, जिसमें ईरान का मुद्दा जरूर डिस्कस हुआ। इसके साथ ही सऊदी अरेबिया एक नया अलायंस बना रहा है और इस बात की भी खबर है कि ईरान चीन से मिसाइल्स खरीद रहा है। इन मुद्दों को आज रण क्षेत्र में हम समझेंगे और जानेंगे कि मिडिल ईस्ट का भविष्य आगे आने वाले समय में किस तरह से बदल रहा है। और इन तमाम मुद्दों को समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद है मेजर समरपाल सिंह तूर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जय हिंद राम, कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर, जय हिंद। सर, मेरा सबसे पहला सवाल डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की मीटिंग से ही है। इनकी जो मीटिंग हुई 28 फरवरी को, जब अमेरिका ने ईरान पर हमले किए, उसके बाद ये मीटिंग हुई है। जब ये पूरी लड़ाई चल रही थी, उस दौरान हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कई सख्त शब्द जो हैं नेतन्याहू के लिए इस्तेमाल किए। रिश्तों में थोड़ी गिरावट हमने देखी, लेकिन फिर मीटिंग हुई है। अब जो ये मीटिंग हुई है, इसको आप कैसे देखते हैं और ईरान को लेकर इस मीटिंग में क्या बात हुई होगी? देखिए, पहली चीज तो मैं एक चीज सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि डिप्लोमेसी सिर्फ हम फोटोग्राफ देख के नहीं डिसाइड कर सकते कि माहौल कैसा है। आज की तारीख में हो सके कि टॉक्स फेल हो गई हो, पर फोटोग्राफ के लिए दोनों लीडर्स हाथ में लाके स्माइल दे रहे होंगे। तो एक्चुअल में जो बिहाइंड क्लोज डोर्स क्या हो रहा है, वो असल में तभी पता चलता है जब उस मुल्क की सरकार कोई जॉइंट स्टेटमेंट देती है, नंबर 1। और जॉइंट स्टेटमेंट के बाद आने वाले जो बयान हैं वो मेनली एनालाइज किए जाते हैं कि हो क्या रहा है। ठीक है, नो डाउट इसके अंदर बॉडी लैंग्वेज को देखा जाता है। और ये जो मीटिंग हुई है बहुत ही सिग्निफिकेंट, बहुत ही जरूरी मीटिंग हुई है जो वॉशिंगटन और तेल अवीव के बीच में हुई है। ये इसमें बेसिकली टैक्टिकल डिसएग्रीमेंट्स हुई हैं कि ये चीज सही है, ये चीज गलत है। तो इसमें स्ट्रेटेजिक डिसएग्रीमेंट्स हुई हैं कि अगर आप ये करोगे तो इसका परिणाम ये होगा, यदि आप ये वाला रास्ता चुनोगे तो इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट ये होगा। ठीक है, तो मेनली नेतन्याहू गया है बात करने की किसी भी हाल में ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं आना चाहिए किसी भी हालत में, चाहे जो मर्जी हो जाए। ठीक है, दूसरा नेतन्याहू ने यह भी बोला है कि ईरान की जो मिसाइल कैपेबिलिटी है वो एक्चुअल थ्रेट है, क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा, जो ट्रांसपोर्ट प्लेटफॉर्म न्यूक्लियर वेपन का होगा, वो ये मिसाइल्स के जरिए ही होगा। तो उन्होंने कहा है कि इनके मिसाइल प्रोग्राम को भी हमें नष्ट और नाबूद या फिर रोकना पड़ेगा। ठीक है, फिर ईरान का जो रीजनल प्रॉक्सी नेटवर्क है, 13 आतंकी गुट है, तो वो जो 13 आतंकी गुट हैं उसको नेतन्याहू अभी और भी ज्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं कि उसको बर्बाद करना पड़ेगा। जब तक इनका वो नेटवर्क खत्म नहीं होता है, ये जंग लंबी खींचेगी। तो इन्होंने बोला है कि ईरान के प्रॉक्सियों को कमजोर कर दो। ऊपर से इजराइल ये चाह रहा है कि मिलिट्री सॉल्यूशन, जल्दी से जल्दी मिलिट्री एक्शन हो ताकि मिलिट्री सॉल्यूशन निकले।
हम्म। अब अमेरिका क्या है, अमेरिका ज्यादातर जब से ट्रंप आया है वो खातेबाजी में ज्यादा इन्वॉल्व हो गया है। प्रॉफिट एंड हम्म। लॉस स्टेटमेंट्स इफेक्ट कितना होगा, पर इसका ये लॉन्ग टर्म फायदा नहीं देख रहे कि एक बार अगर इजराइल मिडिल ईस्ट कॉरिडोर इस्टेब्लिश हो गया तो हम्म। फिर सबको फायदा ही फायदा है। तो आज की तारीख में अमेरिका सिर्फ शॉर्ट टर्म गेन देख रहा है कि फिलहाल के लिए लड़ाई इतनी रोक दी जाए, बाद की बाद में देखेंगे। पर बाद की बाद में देखने का ही नतीजा आज इस मुकाम पे आ गया है कि इन्हें नेगोशिएशन टेबल पे बैठना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि 6 से 7 अमेरिकी प्रेसिडेंट सोते रहे, उन्होंने कोई हम्म। एक्शन नहीं लिया। और अब जब 47 साल बीत गए तो अब पछता रहे हैं कि भाई इनके पास तो हथियार काफी हैं, इनका मिसाइल प्रोग्राम बन गया है। तो इसराइल वही बता रहा है, समझाने की कोशिश कर रहा है कि और जितना डिले करोगे और जितना नेगोशिएट करोगे और जितना टेबल पे बैठने वाले हो उतना ही नुकसान होगा सबका। हम्म। सऊदी अरब भी ये जानता है और बाकी खाड़ी देश के भी जो गल्फ कोऑर्डिनेटिंग कोऑपरेशन कंट्रीज हैं, जीसीसी हम्म। कंट्री, वो सब जानती हैं। और इनफैक्ट इन्होंने अब अपने 14 मुल्कों का एक संगठन बनाया है जीसीसी ने, जो कि हम्म। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ट्रैफिक को मॉनिटर करेगा कि ठीक बात है यहाँ पे सर। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट बनी रहे। एक एक्सोस की खबर है जिसमें ये बात सामने आई है कि पूरे मामले पर लेकर इजराइल बहुत कंफर्म है ईरान में रिजिम चेंज करने को लेकर, लेकिन अभी भी अमेरिका थोड़ी इसकी थोड़ा सा ढाल मटोल है कि स्केप्टिक है कि भाई करना है कि नहीं करना है। इसके अलावा दो टर्म यूज हुए हैं सर, मैं उन्हें जरूर समझना चाहूंगा। वो है इकोनॉमिक थ्रू प्रेशर थ्रू काइनेटिक एंड नॉन काइनेटिक मीन्स। सबसे पहले मुझे ये दो टर्म यूज हुए हैं जो उस खबर में काफी प्रमुखता से रखा गया है। पहले मुझे ये बताइए कि काइनेटिक और नॉन काइनेटिक मीन्स क्या है जिसके थ्रू ईरान पर प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है, और ईरान पर इजराइल इतना कंफर्म है लेकिन अभी भी अमेरिका ढाल मटोल क्यों बना रखा है? देखिए राम, काइनेटिक प्रेशर बेसिकली यूज ऑफ फोर्स। ओके। मतलब यहां पे कह रहे हैं कि इनको मिसाइल का जवाब मिसाइल से ही देना पड़ेगा। इनके एक्चुअल में इनको मिसाइल अटैक्स करने पड़ेंगे, ड्रोन के हमले करने पड़ेंगे, नेवी से हमला करना हम्म। पड़ेगा। ठीक है, जो भी माइंस ले करनी पड़ेंगी सी में, ताकि ईरान की नेवी वहां पे मैन्यूवर ना कर सके। इनके हम्म। जो जितने भी बंदरगाह हैं, जितने भी पोर्ट्स हैं, उनको हम्म। बर्बाद करना पड़ेगा। इनके जितने भी ऑयल टैंकर हैं, ईरान के हम्म। ऑयल टैंकर, उनको बर्बाद करना पड़ेगा जहां से कि ओके। ये लोड करके तेल भेज रहे हैं। ठीक है, तो सब कुछ जो इन्वॉल्व होता है काइनेटिक एनर्जी, मतलब फोर्स से रिलेटेड फिजिकल, वो कह रहे हैं हम्म। कि यहां पे अपनाएं। नॉन काइनेटिक अब हो गया साइबर अटैक्स, आप हम्म। इलेक्ट्रॉनिक अटैक्स या वॉरफेयर कर लीजिए। ठीक है, आप इंश्योरेंस कंपनीज को बोल दें कि कोई इंश्योरेंस नहीं मिलेगा जो भी कंपनी ईरान के साथ डील करेगी। तो उसमें भी कंपनियों को डर रहेगा कि भाई इंश्योरेंस नहीं मिलेगा, नुकसान हो जाएगा, तो दे विल नॉट डू ट्रेड विद ईरान। फिर फाइनेंशियल सैंक्शंस लगाने पड़ेंगे जो पहले भी थे, पर चीन हम्म। और रूस और उत्तर कोरिया ने मदद की, तो उनका साधन कैसे रोकेंगे। इनकी जो हम्म। काइनेटिक एनर्जी बेसिकली, काइनेटिक मींस है कि इनकी जो हवाई पट्टियां हैं उनको बर्बाद कर दो, ताकि हम्म। किसी भी तरीके से कुछ भी लैंड ना हो सके ईरान के अंदर, जो कि रूस, चीन और उत्तर कोरिया से आ रहा है ईरान में। ठीक है, ठीक। उसके बाद इनकी मैरिटाइम कंपनीज पे बैन लगा देना चाहिए। ठीक है, हम्म। जीपीएस की स्पूफिंग करनी पड़ेगी ताकि ये ड्रोन ना ऑपरेट कर सके, कम्युनिकेशन ना हम्म। कर सके आपस में। फिर शिपिंग कंपनीज पे सैंक्शन लगाना चाहिए, ब्लैकलिस्ट कर देना चाहिए। ठीक है, और मतलब इससे क्या होगा कि ग्लोबल प्राइसेस भी राइज करेंगी। तो अब हम्म। अमेरिका बोल रहा है कि अमेरिका पे प्रेशर नहीं डालो, अमेरिका कह रहा है ईरान पे प्रेशर डालो। हम्म। यूएस और इसराइल ने जो प्रेशर लेना था दुनिया से, कि सब इनसे मतलब विनती कर रहे थे कि आप कृपया युद्ध रोक दें, बात कर लें। पाकिस्तान भी इन्वॉल्व हुआ क्योंकि पाकिस्तान जानता है इसके परिणाम क्या है। यदि युद्ध हम्म। छिड़ गया तो पाकिस्तान को जमीन पर उतरना ही पड़ेगा इनके खिलाफ। और आज की तारीख में पाकिस्तान की ना ही इकोनॉमी
और आर्थिक स्थिति और इंटरनल स्थिति इनको अलाउ नहीं कर रही है ये सारी चीजें करने के लिए। ठीक है। हम्म। तो ईरान ये सारी चीजें जानता है कि ये सब चीजें उसके खिलाफ हो रही हैं। और देखिए, नॉन काइनेटिक मींस में कोई मिसाइल भी फायर करने की जरूरत नहीं है। एक जो हम्म। डर है और खौफ, वो साइकोलॉजिकल एक फियर है, वो एक हथियार बन जाता है। तो और ठीक इसके है। लिए इसराइल मतलब बहुत ज्यादा इसमें माहिर है। छोटा सा हम्म। मुल्क है, पर उसका खौफ और उसका थ्रेट, आप मोसाद की प्रेजेंस देख ले, वो हर हम्म। जगह ईरान में है और ईरान भी इसको जानता है। ईरान के हम्म। साइंटिस्ट भी जानते हैं कि वो टारगेट है। ठीक है। और इसके अंदर इन्होंने अफगानिस्तान के रेफ्यूजीज की मेनली मदद ली, ताकि ईरान हम्म। से सारी खबर उनको पहुंच सके। तो पहली चीज हम्म। तो अफगानियों ने काफी मदद की है इजरायलियों की। तो हम्म। ये चीज पाकिस्तान को भी बहुत चुभी है और ईरान को भी चुभी है, और इनके रिश्ते हमेशा अफगानिस्तान के साथ इतने अच्छे नहीं रहे। तो अमेरिका अपनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ बना रहा है कि वो सबके साथ वार्तालाप और कनेक्ट भी रखे। हम्म। अपना जो आप कहे कि धीरज भी बनाए रखे, पेशेंस भी बनाए रखे। हम्म। ठीक है। पर देखिए, सारी दुनिया यही चाह रही है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को ऑयल प्राइसेस मन में रखनी चाहिए, उनको इन्फ्लेशन का रखना चाहिए मन में, उनको अपनी मिड टर्म इलेक्शंस मन में रखनी चाहिए, ग्लोबल मार्केट्स की क्या स्थिति है रखनी चाहिए मन में, फिर चीन और रूस के साथ कैसे रिश्ते बाहर निकल के आएंगे, उसका क्या हम्म। परिणाम होगा। ठीक है। डोमेस्टिक पॉलिटिक्स प्रेसिडेंट ट्रंप पे बहुत इफेक्ट होने वाला है। तो ये सारी चीजें इसराइल ने अपने कैलकुलेटेड मूव में प्रेसिडेंट ट्रंप के टेबल के ऊपर रखी हैं, और बोला है कि आप सिलेक्ट कर लो, पर जहां तक इसराइल की राय है, ये चीजें साइड कर दो और ये प्रायोरिटी पे अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करो। ठीक बात है। सर, एक खबर और काफ़ी अखबारों में छपी है और काफ़ी तेज़ी से सामने आ रही है कि ईरान और चीन के बीच में वेपन को लेकर डील हुई है। CM-302 मिसाइल जो है ईरान चीन से खरीदने वाला है। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी, ये मिसाइल है क्या? और यदि ईरान के पास आ जाता है, जो अभी डील फाइनल स्टेज पे है, कब आएगी इसको लेके अभी कोई जानकारी कम से कम अखबारों में तो नहीं छपी है। लेकिन यदि ये मिसाइल ईरान के पास आ जाती है, तो अभी जो युद्ध है इसका रुख किस तरह से होगा, किस तरह से ईरान को फायदा होगा? देखिए, CM-302 एक एंटीशिप क्रूज मिसाइल है। ठीक है। और ठीक बात इसके है। मेन फीचर है कि ये बहुत हाई स्पीड है, और ये हम्म। बिल्कुल समुद्र के समुद्र के बिल्कुल ऊपर, पानी के बिल्कुल हम्म। ऊपर 5 से 6 फीट ऊपर उड़ती है। इसको इंटरसेप्ट करना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है। इसका जो प्रिसीजन टर्मिनल गाइडेंस सिस्टम है बहुत अत्याधुनिक है, उसको जैम नहीं हम्म। किया जा सकता। ठीक है। और ये जो लार्ज नेवल शिप्स है, उसके खिलाफ ये ज्यादातर इस्तेमाल होती हैं। तो ये बेसिकली जो मिसाइल है CM-302, ये एयरक्राफ्ट कैरियर्स को बर्बाद करने के लिए है। ओके। डिस्ट्रॉयर्स और जो फ्रिगेट्स है, ये हम्म। क्लासेस ऑफ बोट्स को बर्बाद करने के लिए है। जो लार्ज मर्चेंट शिपिंग वेसल्स है, उनको बर्बाद करने के लिए। तो अगर हम्म। ईरान के हाथ ये अगर मिसाइल लग गई, तो हम्म। आप समझ लें कि इसराइल अमेरिका को नेवल वॉरफेयर में बहुत ही ज्यादा चैलेंज हो जाएगा ये। हम्म। और इस मिसाइल को रोकना अभी तक बहुत मुश्किल है। इसकी टेस्टिंग चीन ने अपने डेजर्ट में अमेरिकन जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उनके डमीज बना बना के उन्होंने टारगेट प्रैक्टिसेस की हैं। और हम्म। ये मिसाइल्स टेस्टेड हैं, ट्राइड हैं, और रिजल्ट ओरिएंटेड हैं। तो बेसिकली ये चीज है जो कि काफी अमेरिकन नेवल कमांडर्स को एक नाइटमेयर, एक सदमा पहुंचा हुआ है ये मिसाइल को लेके। तो बेसिकली अगर हम पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और मिलिट्री सपोर्ट अगर चाइना का इक्वेशन से हटा दें, तो हम्म। ही ईरान को फर्क पड़ने वाला है, वरना ईरान ऐसे ही युद्ध लड़ता रहेगा और ऐसे ही हम्म। एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम्स इंडिपेंडेंटली इनको ट्रांसफर होती रहेंगी। और अब तो यह भी कहा जा रहा है कि जो F-15A जो हवाई जहाज गिराया था, तो उसको भी मैनपैड मिसाइल सिस्टम के द्वारा ही गिराया गया था।
जो कि चाइनीज ठीक। मेड था। ओके। तो ये सब चल रहा है अमेरिका के नाक के नीचे, उसे पता है। ठीक है सर, एक बात, जो युद्ध की शुरुआत हुई तब तमाम एनालिस्ट कह रहे थे कि ईरान के पीछे चीन खड़ा है। इस तरह की डील की खबरें जब अब सामने आ रही हैं, तो क्या वो जो बात दबी छुपी कही जा रही थी, अब वो एकदम स्पष्ट रूप से सामने आ रहा है कि ईरान की चीन पूर्ण रूप से समर्थन कर रहा है? देखिए, हमें एक चीज समझ जाना चाहिए राम, कि हम्म। अमेरिका और चीन की मेन एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, जो इनका हम्म। जो प्रॉब्लमैटिक एरिया, वो अब ट्रेड हो गया है, टेक्नोलॉजी हो हम्म। गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया है, स्पेस हो हम्म। गया है, मिलिट्री पावर और मिलिट्री रिलेटेड इक्विपमेंट को लेके हो गया है, क्रिटिकल रेयर अर्थ मेटल्स को लेके कंपटीशन हो गया है, सप्लाई हम्म। चेन्स को लेके कंपटीशन हो गया है। तो और अब मिडिल ईस्ट सिक्योरिटी को लेके अमेरिका को चैलेंज हो गया, क्योंकि उसी की मिलिट्री बेसिस को नष्ट नाबूद किया जा रहा है। हम्म। तो प्रेसिडेंट ट्रंप इस चीज से बिल्कुल नाराज हैं कि जिस तरीके से चीन ईरान की मिलिट्री को मतलब स्ट्रांग बना रहा है ना, हम्म। और जिस तरीके से जो पॉलिटिकल ट्रस्ट है ईरान और चीन के बीच, है ना, उससे बेसिकली सैंक्शंस एक्सपैंड होंगे। चाइना को ठीक भी है। एक्सपेंडेड सैंक्शंस लगेंगे, चाइना पे भी हम्म। टेक्नोलॉजी की रिस्ट्रिक्शंस लगने वाली हैं। ठीक है। और पैसिफिक, इंडो पैसिफिक कोऑपरेशन, या अभी जैसे कि इन्होंने पहले इंडो पैसिफिक कमांड था, इन्होंने इंडो हटा के सिर्फ पैसिफिक कर दिया है। तो इससे क्या हुआ है कि क्वाड में भारत भी दो कदम पीछे हट गया कि भाई हमने अमेरिका के साथ अब फूक फूक के ही कदम रखेंगे, क्योंकि वो अपने ही इंटरेस्ट के लिए सब कुछ कर रहा है, बाकी किसी का कुछ लेना देना नहीं उसे। हम्म। और इसी दौरान हमने रशिया को भी अलाउ किया है कि वो अपने 3,000 ट्रूप्स और अपना नेवल दस्ता इंडिया में डिप्लॉय कर सकता है। तो उससे ठीक अब है। अमेरिका के डिएगो गार्सिया टापू को थ्रेट हो चुका है। हम्म। तो देखिए, सर। जाहिर सी बात है कि आप जैसे मतलब हमारे अगेंस्ट आप कोई हरकत करेंगे, जो कि कर रहा है अमेरिका, हम्म। है ना, मैथ्यू वैन डाइक, फिर वो जॉन ब्राउन हो गया, फिर 6 यूक्रेनियन हो गए, एक ब्रिटिश का सिटीजन हो गया, इन सबको जैसे अरेस्ट किया है और बातें बाहर आ रही हैं, अमेरिकन डीप स्टेट की इन्वॉल्वमेंट दिख रही है, तो इंडिया बहुत नाखुश है। और अमेरिका को झटका लग सकता है अगर चाइना ने इंडिया के साथ कोई अग्रीमेंट कर लिया, जिसमें कि इंडिया को बोला जाए कि आप प्लीज न्यूट्रल रहें, इसके बीच में ना पड़े, और उसके फायदा क्या होगा इंडिया को चाइना से। तो हम्म। ये जो तराजू का जो खेल है, कि यहां पे भारत को कहां पे फायदा होने वाला है, भारत उसी ओर अपना रुख करेगा जहां पे उसे फायदा होगा। पर आज की तारीख में अमेरिका की ओर झुकने की ओर लीन करने से भी कोई फायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि टैरिफ तो वो लगा ही रहा है। और चीन की हम्म। ओर अगर हमने रुख किया, तो देखिए, चीन पे भी भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसने हमारे पीठ में 1962 में छुरा खोबा है। और फिर हम्म। गलवान जैसी जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, तो गलवान को भी चाइना ने इंजाम दिया है। फिर हम्म। अरुणाचल को लेके जो टिप्पणियां आ रही हैं चाइना की बार बार, तो इन हम्म। सारी चीजों को मन में रखते हुए, और जिस तरीके से चीन हमारे बॉर्डरों पे बांध बना रहा है ताकि वो फ्लडिंग वाला इफेक्ट कर दे अगर हम कॉन्फ्लिक्ट में आ गए, तो देखिए, ये सारी चीजें मन में रखते हुए इंडिया को एक इंडिपेंडेंट स्टैंड लेना चाहिए। और मैं तो यही कहूंगा, समझदारी इसी में होगी कि अमेरिका की ओर रुख करके चीन को काउंटर किया जाए, क्योंकि नेबर परमानेंट है। और अगर हम्म। नेबर प्रॉब्लमैटिक है, तो हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वेपन सिस्टम्स चाहिए, हमें लेटेस्ट इंटेलिजेंस चाहिए, हमें लेटेस्ट स्पेस प्रोग्राम और सैटेलाइट्स चाहिए, ताकि हम चाइना को काउंटर कर सकें। और आज की तारीख में जहां तक मुझे यकीन है, रूस से ज्यादा अमेरिका की टेक्नोलॉजी इज मोर एडवांस्ड एंड टाइम टेस्टेड एंड वेल प्रूवन। तो समझदारी इसी में ही होगी अमेरिकन के लिए भी, कि वो हिंदुस्तान को एक अपना मेन एलाई के तौर पे देखे, और ना कि कोई एक साइड एलाई, कि ठीक है तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक। तो अगर ये कैजुअल एटीट्यूड रहा अमेरिका का, तो इसमें हम्म। अमेरिका का ही लॉस है। ठीक बात है।
सर एक बात और सामने आई, डोनाल्ड ट्रंप से जब इस डील को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो चीन से बड़े नाखुश हैं। उन्होंने ये भी बताया कि जिनपिंग ने उन्हें पर्सनली ये अश्योरेंस दिया था कि चीन जो है ईरान की मदद नहीं करेगा। लेकिन अब इस तरह के वेपन डील, मिसाइल्स डील की खबरें सामने आ रही, तो क्या अब ईरान का, माफ कीजिए, क्या अब डोनाल्ड ट्रंप का चीन के प्रति रुख बदलेगा? बदला हुआ है। चीन के ओके। प्रति रुख बदला हुआ है अमेरिका का। उससे सारी खबर है कि हम्म। क्या क्या वेपन सिस्टम्स वो प्रोवाइड कर रहा है, क्या क्या मदद प्रोवाइड कर रहा है, उसका कितना इन्फ्लुएंस है ईरान के हम्म। ऊपर, ईरान की डिसीजन मेकिंग को लेके। और जिस मुल्क ने 600 बिलियन डॉलर अगर प्रॉमिस किए हैं ईरान को, तो आप सोचिए कि उसका कितना बड़ा दांव लगा हुआ है ईरान के ऊपर। क्यों? हम्म। सिर्फ इसलिए कि ईरान उसको एक लाइफ टाइम एनर्जी सप्लायर परमानेंट बन जाएगा। क्योंकि देखिए, वेनेजुएला को तो छीन लिया है अमेरिका ने हम्म। तेल देने से चीन को और रूस को। हम्म। जाहिर सी बात है कि चीन को बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ है, और चीन की इकोनॉमी भी अभी स्ट्रगल कर रही है। इंटरनली वहां पे प्रॉब्लम्स हैं ऑयल को लेके। तो हम्म। अब चीन ओशन में अपनी ऑयल एक्सप्लोरेशन को और भी ज्यादा एग्रेसिव बनाएगा। हम्म। और आने वाले समय में मुझे लग रहा है साउथ चाइना सी में ये ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। ठीक बात है। सर मिडल ईस्ट में एक और बहुत बड़ी घटना हुई जिसकी आज खबर सामने आई है। वह हमास ने अपने आप को डिसआर्मेंट करने की बात कह दी है, अगर इसराइल के फोर्सेस वापस लौटती हैं, जो बोर्ड ऑफ पीस की बात हुई थी उसके अंतर्गत। तो ये जो डेवलपमेंट है ये कितना महत्वपूर्ण है पूरे क्षेत्र में शांति के लिए, और इसका ईरान पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि हमास ईरान की ही प्रॉक्सी मानी जाती है। राम, इसराइल इसको होने नहीं देगा। चाहे हम्म। हमास वैसे भी बचा नहीं है, अगर वो जितने मर्जी दावे कर ले कि वो डिसआर्म करने को तैयार है, मुझे नहीं लगता हम्म। कि इसराइल को इससे लेके कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा। क्योंकि 99% हमास खत्म हो चुका है। सिर्फ एक हम्म। परसेंट वो एग्जिस्ट कर रहा है, वो भी रेफ्यूजी कैंप्स में। और वो हम्म। पब्लिक के भीतर बैठा है। हम्म। मुश्किल से कुछ कुछ हजार हमास फाइटर जिंदा बचे हैं, और हम्म। बाकी सारे मारे जा चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता कि हमास आज की तारीख में नेगोशिएशन वाली पोजीशन में है। वो रिसीविंग एंड पे है, उसे आदेश मानने पड़ेंगे, और वो ज्यादा से ज्यादा रिक्वेस्ट कर सकता है, दरख्वास्त कर सकता है। पर इस जहर को, ये जो हम्म। सांप है हमास के नाम का, हम्म। इसराइल कभी भी नहीं मानेगा। वो इसको खत्म करके ही हटेगा। चाहे ठीक। इसराइल अभी खड़े पैर हां कर देगा, पर आने हम्म। वाले 1 साल में या 1.5 साल में ज्यादा से ज्यादा हमास का कंप्लीट सफाया हो जाएगा। इनको ये नष्ट नाबूद और बर्बाद करके ही हटेंगे। इनके साथ कोई समझौता या कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। ठीक बात है। सर एक और बड़ी घटना हुई है, सऊदी अरेबिया ने एक अलायंस की घोषणा की है जो कि मेडिटेरियन सी, बाब अल मंदेब और रेड सी, इन सब की सुरक्षा की बात करेगा। इसमें कई देश शामिल हुए हैं। इस खबर के बाद जो मिडिल ईस्ट में पूरी ईरान और सऊदी अरेबिया की जंग की बात होती है, उस पे कितना असर पड़ेगा? क्या सऊदी अरेबिया इस नए अलायंस के साथ ईरान पर हावी होने या उन पर कामयाबी पाने में सफल हो जाएगा? पहली चीज तो मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो अलायंस है, जो ये जी। गल्फ नेशंस का है, हम्म। इसमें इसराइल का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस और हाथ रहा है। उसी ओके। ने ही ज्यादातर ये गल्फ नेशंस को कन्विंस किया है कि यदि इन्होंने अपनी खुद की फोर्स बना दी, तो जितनी भी ग्लोबल एनर्जी एक्सपोर्ट हैं, है ना, जो हम्म। कमर्शियल ट्रेड पासेस हैं, जो बाबल मंदेब के द्वारा से गुजर के जाते हैं, रेड सी से होके जाते हैं, सुएज कनाल के भीतर होके जाते हैं इजिप्ट के थ्रू। तो हम्म। इसराइल ने मेनली तो रियाद को यही बोला है कि इससे हम बेसिकली डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस एज अ पार्टनर विद इसराइल ये रहेगा। एक ये शांति वार्ता के लिए है, ये पीसफुल पर्पसेस के लिए है, जिसके लिए जीसीसी कंट्रीज ने कबूल कर लिया है कि यस, इसके बाद कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, और सिर्फ शांति ही फैलाई जाएगी। तो इसकी वजह से
बहुत सारी कंट्रीज ने माना कि यस, इससे इकोनॉमिकल मतलब सिक्योरिटी मिलने वाली है सबको, डिप्लोमेटिक रीच मिलेगी, ठीक है। और देखें, अलोंग साइड ये भी है कि ये ईरान को कंटेन करके रखेंगे, मतलब ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटी बनी रहेगी, ये नहीं कि उसे डिसआर्म करने वाले हैं, पर जो रीजनल रिलेशनशिप्स हैं उसको इंप्रूव किया जाएगा, बता के कि ये एक कोalition है गल्फ कंट्रीज की, जिसके खिलाफ अगर कोई गया तो उस मुल्क को भुगतना पड़ेगा, तो ईरान इससे वाकिफ है, ठीक है। और टर्की अपना इंडिपेंडेंट प्लेयर है इस पूरे रीजन में, वो वेस्ट के साथ भी बना के रखना चाहता है, वो गल्फ कंट्रीज में भी लीडर के तौर पे अपना पोजीशन बना के रखना चाहता है। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि तुर्की पहला ऐसा मुल्क था जहां पे कि अमेरिका ने फंड किया था वहां पे कू करने के लिए अर्दोवान के खिलाफ। ठीक है। तो हमें यह भी मन में रखना है कि तुर्की बहुत ही मतलब केयरफुली अपना डिप्लोमेटिक वे हेड अपना कर रहा है, पर उसकी समझदारी इसी में रहेगी कि वो इंडिपेंडेंटली चले, क्योंकि उसकी जो टेक्नोलॉजी का जो इन्वेंशन वाली कैपेबिलिटी है, उसकी जो मिलिट्री इंडिपेंडेंस है, जो अपने आप के ऊपर निर्भर है वो, है ना। कान जैसे 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट वो अपने दम पे बना रहे हैं, और जैसे ड्रोन्स का बेकार करके जो कंपनी है वो भी एर्दोवान के सन इन लॉ की है। तो देखिए, ये एक फैमिली बिजनेस है एर्दोवान का, और बहुत सारे फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व थे। और रशियन एम्बेसडर को भी असैसिनेट कर दिया गया था तुर्की के अंदर ही। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो रूस की तुर्की के साथ बिल्कुल नहीं बनती है, अमेरिका के साथ भी नहीं बनती है। वो अपने गल्फ कंट्री में एक सीनियर पोजीशन में देखना चाहता है, और इसका कंटेंडर है सऊदी अरब, यूएई और तुर्की। तो इन तीनों कंट्रियों का भी इन्फ्लुएंस की लड़ाई आपस में है। ईरान का इन्फ्लुएंस एज अ शिया मुल्क, वो अलग से एक इंडिपेंडेंट अपना मतलब इन्फ्लुएंस है इनका। तो सब अपने अपना महत्व को बना के रखने के लिए इन्होंने अभी फिलहाल तो एक गल्फ कंट्रीज का अलायंस अभी इख्तियार किया है इजराइल के बोलने पे और इन्वॉल्वमेंट पे। और एक बार इस रीजन में पीस आ गया तो फिर यहां पे ट्रेड की आवाजाही सेफ हो जाएगी। और फिलहाल इनका टास्क है कि ये जो मैंने आपको रूट्स बताए, बाबल मंदेब से लेके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, गल्फ ऑफ एडन, ये पूरी की सेफ्टी और सिक्योरिटी फिर ये इकट्ठी मैनेज करेंगे। ठीक बात है। बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम मुद्दों को समझाने के लिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद सर।